नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो भारतीय इतिहास में बड़ी भूमिका अदा करता है, उस टॉपिक का नाम है अवध का राज्य। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब मुगल का पतन होने लगा तो बहुत सारे राज्य नए और स्वतंत्र राज्य उभरने लगे और इसी की प्रक्रिया में एक नया राज्य बना जिसका नाम था अवध का राज्य। अवध के राज्य में बनने वाले जो नवाब थे उन्होंने भारतीय इतिहास में बड़ी भूमिका अदा की और यहाँ तक कि जो हड़प नीति की शुरुआत 17 से शुरू हुई थी और जब अवध के पास पहुंची तो इसने 1857 के सिपाही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे और इससे बताए गए सारे डिटेल्स को पॉइंट आउट करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक अवध का राज्य है, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न जो संबंधित है अवध का राज्य से। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि एक पेन कॉपी अपने साथ जरूर रखेंगे। जितनी भी बातें बताई जाएं उसे लिखें जो आपके फायदे के लिए होंगी। ठीक है मित्रों, तो अब शुरू कर दे दोस्त। आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया था। ध्यान से प्रश्न सुनेंगे। प्रश्न है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया था। और इसका पहला ऑप्शन है सफदरजंग, दूसरा है शुजाउद्दौला, तीसरा है सआदत अली खां और चौथा है सआदत खां। सआदत अली खां के साथ हमेशा सेकंड रखेंगे, ये द्वितीय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सआदत खां। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया था। तो बेसिकली ये जो सआदत खां थे वो अवध के राज्य से कैसे संबंधित, इस बात को समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि जब मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था तब अवध राज्य का उत्कर्ष हो रहा था। मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि मुगल के पतन के समय में भारत में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक राज्य था जिसका नाम था अवध का राज्य। ठीक है, तो कहते हैं कि जब अवध का राज्य स्वतंत्र होने लगा और अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा, तो जैसे कि मैं हर राज्य के बारे में बताता हूं कि अंग्रेजों से उस समय बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि दूसरा कोई भी राज्य पावरफुल हो। तो वैसी स्थिति में जो भी राज्य पावरफुल होता था उस पर अंग्रेज अपनी तीखी निगाह डाल देते थे। ठीक है, और चाहते थे कि कैसे भी उसे अपने साम्राज्यवाद के अंतर्गत ले आया जाए। ठीक है, इससे अवध का राज्य भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी क्या कहते हैं, इनका कूप जो है, आप अगर शुद्ध हिंदी में कूपभाजन बनना पड़ा, यानी इनको भी वो सारे अंग्रेजों के एक्टिविटीज को सफर करना पड़ा था। तो अवध के राज्य के बारे में समझ लेंगे। अगर इसकी आप बाउंड्रीज की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं, तो वेस्ट में कन्नौज से लेकर ईस्ट में कर्मनाशा नदी तक ये एक्सपेंडेड था, कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। कर्मनाशा नदी आप लोगों ने नाम सुना, बिहार में है ये। आजकल क्रोकोडाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उस पर क्रोकोडाइल का रिलेटेड क्या कहते हैं सेंचुरीज का निर्माण हो रहा है। और कर्मनाशा नदी वास्तव में अपवित्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए, तो वो बात नदियों से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो एरिया है वो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी थे। और अगर कहते हैं कि इस प्रकार यह मराठों और अंग्रेजों के राज्य के बीच बफर स्टेट के रूप में काम करता था। बफर स्टेट हमेशा, अगर जैसे आपसे प्रश्न कभी पूछा जाता है कि भारत का बफर स्टेट कौन सा है, तो वैसी स्थिति में नेपाल और भूटान जो इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि चाइना और इनके बीच में पड़ता है। तो जनरली जो बीच में स्टेट्स आते हैं या बीच में जो कंट्रीज आते हैं उनको बफर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मराठा और अंग्रेजों के लिए क्या था, बफर स्टेट था, मतलब समहाउ ये दोनों से कनेक्टेड थे। कहते हैं कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राय मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इनका टेन्योर मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा 1719 से लेकर 48 के बीच की बात है ये। में इन्हीं के शासनकाल में अवध में एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो था सआदत खां, और मोहम्मद शाह ने इन्हीं सआदत खां को, जो यहाँ पे प्रश्न आया है आपको, बुरहान उल मुल्क की उपाधि से नवाजा था। समझ गए ना मेरी बात ना, कि बुरहान उल मुल्क की सआदत खां को उपाधि दिया था।
याद रखिएगा, जो सआदत खां थे वो अपनी स्वतंत्र राज्य की राजधानी फैजाबाद बनाए थे। मतलब अवध की राजधानी कहाँ बनाए थे उन्होंने? फैजाबाद बनाया था। और वो मुस्लिम में शिया थे। मुस्लिम समाज जो है दो भागों में बटा हुआ है, सुन्नी और शिया। तो मुस्लिम में शिया समुदाय से आते थे, ठीक है। और उनका संबंध सैयद वंश से था, ठीक है। सैयद वंश से थे और शिया समुदाय से आते थे। सआदत खान ने, अच्छा याद कीजिएगा, मोहम्मद शाह के समय सैयद बंधुओं की चर्चा, मैंने जब मुगलों के पतन के बारे में बताया था तो उसमें चर्चा किया था कि सैयद बंधु जो हैं वो मुगल साम्राज्य में किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। तो सैयद बंधुओं के विरुद्ध जब षड्यंत्र रचा गया था मोहम्मद शाह के माध्यम से, तो उस समय इन्होंने मदद किया था। किसने? सआदत खान ने, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह ने उन्हें 1720 से 22 तक आगरा का गवर्नर बनाया। 1720 से 22 तक, 20 से लेकर 22 तक आगरा के वो गवर्नर रहे। और उसी समय उन्हें बुरहानुल मुल्की की उपाधि से विभूषित किया गया। तो क्लियर है, इससे संबंधित सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली? अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पहला वह है सफदरजंग, दूसरा सआदत खां, तीसरा शुजा-उद-दौला और चौथा है वजीर अली, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सआदत खां। सआदत खां ने क्या किया था? विष खाकर आत्महत्या कर ली। विष खाकर आत्महत्या क्यों की, इस बात को समझ लीजिएगा। कहते हैं कि 1722 ईस्वी में 1722 एडी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। और सआदत खां योग्य शासक सिद्ध भी हुआ। वह नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के अधीन रहता था, परंतु वह स्वतंत्र रहता था और वह स्वतंत्र हो भी गया। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह ने इनको दिल्ली बुला लिया और वो बड़ी वीरता से कहते हैं वहां पे लड़े, लेकिन सआदत खां को बंदी बना लिया गया, ठीक है। तब सआदत खां ने नादिर शाह को इंसाइट किया, मतलब चढ़ाया और कहा क्या कि आप दिल्ली पर आक्रमण करें। जब आप आक्रमण करेंगे तो मैं आपको 20 करोड़ रुपया वहां से दिलवाऊंगा, इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूं, ठीक है। इस तरह से उस पर आक्रमण किया गया। लेकिन जब उससे वह धन मांगा गया तो वह धन नहीं दे पाया और 1739 में 1739 में सआदत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। तो क्लियर बात समझ में आई सआदत खां ने क्यों विष खाकर आत्महत्या की थी? तो इसका संबंध नादिर शाह से है, जब उसने उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की थी तब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में लखनवी तहजीब किस नवाब के शासनकाल में विकसित हुआ था? लखनवी तहजीब जो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े लोग इज्जत से और बहुत स्नेह प्रेम से बात करते हैं उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इससे है कि आसफ उद-दौला, दूसरा सआदत अली खां, तीसरा वाजिद अली शाह और चौथा है सफदरजंग, ठीक है। प्रश्न है कि अवध में लखनवी तहजीब किससे संबंध, मतलब किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सफदरजंग, सफदरजंग यानी चौथा, ठीक है। इसको जान लीजिए सफदरजंग के बारे में। ये वास्तव में जो सफदरजंग थे वो सआदत खां के पुत्र थे। सआदत खां का कोई पुत्र नहीं था, ये इनके भतीजे थे, ठीक है। और भतीजे भी थे और दूसरा कह सकते थे कि ये उनके दामाद भी थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था अबुल मंसूर खां सफदरजंग, ठीक है। अब चूंकि इनका कोई पुत्र नहीं था तो वैसी हालत में अबुल मंसूर खां सफदरजंग को ही उनका उत्तराधिकार दे दिया गया, ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के द्वारा सफदरजंग को अवध का सूबेदार बना दिया, ठीक है। 1742 ईस्वी में सफदरजंग सेना लेकर बिहार गया और कुछ समय तक पटना पर अधिकार करके रहा भी था, ठीक है। 1745 में रूहेलों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया गया, किंतु उसमें यह असफल रहा था, ठीक है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के दौरान की बात है ये। 1748 में सफदरजंग ने अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और युद्ध के बाद सफदरजंग ने अब्दाली के विरुद्ध युद्ध भाग लिया। उस युद्ध के बाद अहमद शाह ने उसे वजीर के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। और जब सफदरजंग ने फारूकबाद के वंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, ठीक है, तो उनका पद और भी बढ़ गया
अंततोगत्वा यानी फाइनली पेशवा सिंधिया और मल्हार राव के साथ एक मैत्री संधि हुई और 1754 में अवध में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध किस बात के लिए हुए थे? तो ये अपनी लखनवी तहजीब इन्हीं के शासन में ले आए थे, क्योंकि कहा जाता है कि सफदरजंग अपने शासन में न्याय की उचित व्यवस्था करते थे, राज्य के ऊंचे पदों पर योग्यता अनुसार निष्पक्षता के साथ लोगों को रिक्रूट किया करते थे। ये नहीं कि पक्षपात कर ले हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि इनके शासन काल के समय सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराज नवाब राय हुआ करते थे, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति इन्होंने कभी नहीं अपनाया था, ठीक है। और कहते हैं कि कला संस्कृत साहित्य का बढ़ावा इसने बहुत दिया था, इसीलिए अवध में लखनवी तहजीब इन्हीं के शासनकाल में विकसित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि 1773 ईस्वी में हुई बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग्स और अवध के किस नवाब के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है शुजा-उद-दौला, दूसरा है सफदरजंग, तीसरा है वजीर अली, चौथा है सआदत खां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अब शुजा-उद-दौला के बारे में जान लेते हैं। शुजा-उद-दौला जो थे वो वास्तव में इनका टेन्योर अगर देखेंगे तो ये 54 से लेकर 75 तक थे, ठीक है। और ये सफदरजंग के पुत्र थे, ठीक है। तो उत्तराधिकार इन्हीं को मिला, मतलब सफदरजंग के पश्चात शुजा-उद-दौला अवध के नवाब बन गए। 1759 में जो शाह आलम तूती उस समय मुगल सम्राट था वो निर्वासित किया गया था, निकाल दिया गया था। तो उसका जो वजीर है जिसका नाम था इमादुल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में इन्होंने शरण दे दिया था। यही कारण था कि शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली में सिंहासन रूढ़ हुआ, सिंहासन में बैठा, तो उसने शुजा-उद-दौला का वजीर का पद ले लिया था, मतलब दे दिया था, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उसने बंगाल को से हटाकर मीर कासिम को राज्य में अपने शरण दिया, याद रखिएगा। तथा अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में भाग लिया, किंतु पर हार गया था, सबको पता है। फलतः रिजल्टेंट कि 1765 ईस्वी में क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया गया, ठीक है। तब की बात, तब 1773 में शुजा-उद-दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि की, जिसके तहत इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में हेस्टिंग ने बेच दिया। अब क्लियर हो गया बनारस की संधि क्यों हुई थी, ठीक है, और किसके बीच हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया, इसका मुख्य कारण क्या था। जब भी इस तरह के आपको प्रश्न मिले तो ऑप्शंस को पढ़ने के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज करें और देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा है फैजाबाद की संधि का उल्लंघन, तीसरा है आय से अधिक संपत्ति, चौथा है फैजाबाद की संधि में अंग्रेजों का पक्ष सही ढंग से ना रखने के कारण। और इसका जो कोड है वो पहला है 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 3 और 4 और चौथा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ए, यानी 1 और 2। अवध की बेगमों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था और फैजाबाद की संधि का उल्लंघन किया था। देखिए आप असफ-उद-दौला से ये संबंधित है। शुजा-उद-दौला के जो पुत्र हैं उनका नाम असफ-उद-दौला है, ठीक है। वो 1775 ईस्वी में नवाब बने थे, ठीक है। और अपने राजधानी को, इन पे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि इन्होंने ही अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेकर चले गए थे 1775 में, ठीक है। और इसी वर्ष अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि भी की थी। तो फैजाबाद की संधि में आपको याद रखना है कि 2 इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। पहला कि बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली जाएगी, मतलब अंग्रेज मोस्ट पावरफुल होंगे। दूसरा, अंग्रेज ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ले ली। लेकिन
1781 ईस्वी में, मतलब 1781 ईस्वी में ही हेस्टिंग्स ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया और जॉन मिल्टन को अवध की बेगमों से धन वसूलने के लिए आदेश दे दिया। ठीक है, इसी के बाद बर्क द्वारा इंग्लैंड में हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। तो दो कारण क्लियर हो गया, एक तो इन्होंने संधि का उल्लंघन कर दिया क्योंकि सुरक्षा की गारंटी ले गई थी संपत्ति की, और उनके साथ दुर्व्यवहार, दोनों कारण की वजह से हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में क्या किया गया था, महाभियोग चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अवध के नवाब वजीर अली को धोखा देकर गद्दी से किसने हटा दिया था? और इसका पहला ऑप्शन है सर जॉन शोर, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा जॉन मिल्टन और चौथा है सआदत अली खान। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सआदत अली खान। याद रखिएगा, हमेशा इसमें सेकेंड लगा दीजिएगा, यहाँ पे मिस हुआ है सेकेंड, मतलब सआदत अली खान द्वितीय। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है सआदत अली खान द्वितीय। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो असफउद्दौला के बाद उनके पुत्र वजीर अली को नवाब बनना था, वो बने भी, कुछ महीनों के लिए वो अवध के नवाब बने थे, किंतु सआदत अली खान ने क्या किया था, अंग्रेजों को अपने तरफ मिला लिया था। ये सआदत अली खान कौन था? तो वास्तव में उसका चाचा था, वजीर अली का चाचा था, यानी वो असफउद्दौला का भाई था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने तरफ इनको मिला लिया। सआदत अली खान ने क्या किया, अंग्रेजों को अपने तरफ मिला लिया और 1798 में खुद नवाब बन गया और वजीर अली को हटा दिया। तो वजीर अली को धोखा देने वाला व्यक्ति कौन हो गया, सआदत अली खान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वो 7वां प्रश्न, कहता है कि कौन सा अवध का नवाब वेलिज़ की सहायक संधि स्वीकार करने पर बाध्य हुआ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वह है वजीर अली, दूसरा नसरुद्दीन हैदर, तीसरा मोहम्मद अली शाह और चौथा सआदत अली। ठीक है, तो इस फिर यहाँ पे द्वितीय लगा लेना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी है सआदत अली खान द्वितीय। इसी ने सेकेंड सआदत अली खान जो थे वे वेलिज़ की सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए थे। जैसा मैंने बताया था कि इसने किया क्या था कि वजीर अली को धोखा दिया और अंग्रेजों को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, और ये जो इन्होंने किससे संधि किया था, इसने सर जॉन शोर से। ठीक है, अगर पहले प्रश्न आप इसके पहले वाले प्रश्न में देखेंगे तो एक जगह ऑप्शन में रखा गया सर जॉन शोर। इन्हीं से इसने संधि किया और संधि करने के बाद उनको वजीर अली को हटा दिया था। तो जब उसको गद्दी मिल गया तो गद्दी के बदले, मतलब जब ये नवाब बन जाते हैं तब अंग्रेजों ने अपने कहा कि हमारी ज़रूरतों को आप पूरी करें, तो उसके बदले में अंग्रेजों को बहुत सा धन एवं इलाहाबाद का जिला प्रदान किया इन्होंने। और 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में ये वेलिज़ की सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य हो गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, हेस्टिंग्स ने अवध के किस नवाब को बादशाह की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पहला मोहम्मद अली शाह, दूसरा गाजी-उद-दीन हैदर अली खान, तीसरा अमजद अली खान, चौथा नसरुद्दीन हैदर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है गाजी-उद-दीन हैदर अली खान। इन्हीं को बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इनका अगर क्रम के बारे में बात करेंगे तो सआदत अली खान के बाद, ठीक है, जो राजा नवाब बने थे उनका नाम गाजी-उद-दीन हैदर अली खान था। इनका जो टेन्योर था वो 1814 से लेकर 1827 था। 1814 से लेकर 27 था, इस समय तक ये नवाब रहे थे। ठीक है, इसी के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने 1815 में 1815 में इन्हें बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, और एक दो चीज़ें और याद रखना है कि नसरुद्दीन हैदर इसके बाद बने थे, उनका टेन्योर था 27 से लेकर 37, यानी 1827 से लेकर 1827 से लेकर 37 तक इनका टेन्योर था। इसी समय नसरुद्दीन हैदर को
और मोहम्मद अली शाह इसके बाद बने, वो 1837 से 42 तक थे, और अमजद अली खां उसके बाद 42 से 47 थे। जिनका लास्ट थे उनका नाम था वाजिद अली खां। ठीक है, और ये जो मतलब आप कहें कि आप जो क्या नाम था इनका, सादत अली खां दूतिये, इसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है तो अंतिम जो अवध के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उन्हीं की प्रसिद्धि ज़्यादा हुई है, बीच में इन लोगों की प्रसिद्धि कम हुई है। तो इनसे प्रश्न भी न के बराबर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न बन सकता था वो प्रश्न यही है कि गाजीउद्दीन हैदर अली खां को बादशाह की उपाधि किसने दी थी, तो हेस्टिंग ने दी थी, या हेस्टिंग ने बादशाह की उपाधि किस नवाब को दी थी, तो गाजीउद्दीन हैदर अली खां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटरम की रिपोर्ट 1854 ईस्वी में अवध के किस नवाब को सौंपा गया? 1854 ईस्वी में अवध के किस नवाब को सौंपा गया? आउटरम का रिपोर्ट। ठीक है, ये वास्तव में इस का ऑप्शन जो पहले सुन लेते हैं, मोहम्मद अली शाह, दूसरा वाजिद अली शाह, तीसरा अमजद अली खां और चौथा नसरुद्दीन हैदर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वाजिद अली शाह। ये अंतिम थे अवध के नवाबों में, ये अंतिम थे नवाब थे, और इन्हीं के शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके आधार पर एक्चुअली कुशासन का, बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्या कहते आरोप लगाया गया। और ये लगाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने, और वो था कि 4 फरवरी मतलब 4 फरवरी 1856 को, ठीक है, अवध के राज्य को हड़प लिया गया। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, बहुत सारे आए थे, लेकिन अवध को राज्य को पहले इसमें हड़प लिया गया और वाजिद अली शाह को पेंशन देकर वहां से निकाल दिया गया और कलकत्ता भेज दिया गया। इससे संबंधित अगर बात याद रखें कि हिस्टोरियन जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद, उनके अनुसार कहा जाता है कि उनका एक स्टेटमेंट है कि वास्तव में डलहौजी का यह कार्य बहुत ही निंदनीय था। अवध के राज्य को हस्तगत करने के लिए उसने जिस अनीति और अत्याचार का प्रदर्शन किया, उसकी समता इतिहास में बहुत कम मिलेगी। इसके बाद अगर ध्यान देंगे तो और भी हड़प नीति के अंतर्गत संबलपुर, बरार, जैतपुर, उदयपुर, करौली और भी बहुत सारी रियासतें थीं जिनको मिला लिया गया। और याद रखिए इन्हीं की वजह से यही सब काम जो डलहौजी ने किया, 1857 का जो सिपोही मुठभेड़ सिपाही विद्रोह था वो भड़क उठा था। समझ गए मेरी बात ना? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, लखनऊ के प्रसिद्ध इमाम बाड़े का निर्माण 1784 ईस्वी में किसने कराया था? ठीक है, और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहला है वाजिद अली, दूसरा सफदरजंग, तीसरा असफउद्दौला और चौथा है शुजाउद्दौला। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है असफउद्दौला। ठीक है, असफउद्दौला जो थे इन्होंने ही लखनऊ के प्रसिद्ध इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। कब? तो 1784 ईस्वी में, 1784 में। समझ गए मेरी बात ना? याद भी होगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो असफउद्दौला जो है यही फैजाबाद से लखनऊ इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो उसी समय इन्होंने इमाम बाड़े का निर्माण भी करवाया था। इनका टेन्योर 75 से लेकर 97 तक था, 75 से लेकर 1775 टू 97। ठीक है दोस्तों, तो आज जो 10 प्रश्न मैंने बताया इसमें संपूर्ण बंगाल के राज्य के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने मेरी सारी बातें नोट डाउन कर लिया है तो आप किसी भी बुक से उठाएं और उठा के उसके क्वेश्चंस को देखें। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बियॉन्ड हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कहता हूं कि पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी बातों का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कहूँगा कि हमेशा इसका नोट्स बनाएंगे ताकि आपको फायदा हो। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।